नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस बच्चे के 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अन्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बच्चों आपको ध्यान रखना है जो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है ये कोलकाता में हुई थी और कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1800 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, जो उस टाइम के आपके गवर्नर थे उन्होंने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये इसकी स्थापना की थी, 1800 ईस्वी में की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी कहाँ पर, कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक कौन है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र। बच्चों अगर बात करें जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनका तो मान लो औरा था ही। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद औरा था प्रताप नारायण मिश्र जी का औरा काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम में ये दो ही जो आपके लेखक थे इनका काफ़ी ज़्यादा भौकाल था। तो आप इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती जो कहानी के लेखक कौन है, तो वो आपके सोरीलाल गोस्वामी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बच्चन सुधा किस युग की पत्रिका है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखी है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसके आपके जो लेखक है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को अन्य किस किस नाम से पुकारा जाता था या फिर जाना जाता था। तो ये जितने भी आपके नाम लिखे हैं ये सभी के सभी आदिकाल के नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अभी आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप जो हिंदी का जो गद्य पद का इतिहास है इसको यहाँ पर आपको भूलना नहीं है। अभी जब आप 10th में जाएंगे तो वहाँ पर भी काम आएगा, 11th में जाएंगे वहाँ पर भी काम आएगा। तो गद्य पद्य के इतिहास को आपको भूलना नहीं है, उसको आपको अलग से नोट्स बनाकर रखने हैं ताकि आपके वो नोट्स समय समय पर काम आते रहेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कैसे कौन सा काल है जिसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका भक्ति काल है। कौन सा है, भक्ति काल जो युग है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है परमाल रासो के रचयिता कौन है। तो परमाल रासो के जो आपके रचयिता है वो जागनिक हैं। कौन है, जागनिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद संत काव्यधारा के कवि नहीं है। तो संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, तो कुतबन जो है ये आपके संत काव्यधारा के कवि नहीं है। जितने भी आपके कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, सभी के सभी आपके संत काव्यधारा के कवि ही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो विनय पत्रिका के लेखक आपके तुलसीदास जी हैं। कौन है, तुलसीदास जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है निसी दिन बरसात नैन हमारे में कौन सा रस है। यहाँ पर आपसे पूछा गया इसमें कौन सा रस है। तो इसमें बच्चों कहीं ना कहीं किसी के दूर जाने की बात कही गई है, तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार है। तो चा 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 आ रहा है, तो इसमें लगातार चा की अनुप्रासता हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
इसके बाद आपका नेक्स्ट है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो जो 16-16 जो मात्रा होती हैं आपकी चौपाई छंद में होती हैं। महादेव में संधि कौन सी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महादेव में कौन सी आपकी यहाँ पर संधि है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों महादेव में आपकी जो संधि होगी महान धन एव, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी इसमें आपकी गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी, गुण संधि, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। तो जो पुस्तकालय में आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपसे विलोम शब्द पूछा गया, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो कृतघ्न इसका आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछना, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपकी जो कालिंदी है ये आपका जो शब्द है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हरि शब्द का यहाँ पर थर्ड विभक्ति एक वचन रूप बताना है। तो हरि का थर्ड आपका हरे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मच्छिका का यहाँ पर तत्सम रूप बताना कि मच्छिका का तत्सम रूप क्या होता है। तो मच्छिका मतलब होता है मक्खी, क्या होता है? मक्खी होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, कैसा निखरा स्वर में कौन सा आपका विराम चिन्ह है। तो वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह है ये आपका विस्मयादि बोधक यहाँ पर लगा है, तो वही यहाँ पर आपका चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है खंडवा, जहाँ पर बच्चों आपको दिया जाएगा गद्यांश, उसी गद्यांश से आप लोगों को क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता है। बस बच्चों यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है संदर्भ। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से आपका संदर्भ ही चेक करते हैं। संदर्भ में आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये आपकी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको सही लिखना है, ठीक है। बाकी आप जो भी क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको पढ़ना है एक बार, फिर उसी को आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी लिखनी होती है। कई बार ने देखा भी है, कई बार गद्यांश में इतने में ही लाइन आपको दी जाएगी और आप सोचेंगे मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। तो कहने का मतलब उसका ये होता है आप उस लाइन को पढ़ें और समझें, फिर आपको उस लाइन की व्याख्या अपने भाव के अनुसार करनी होती है। एक्चुअल में रेखांकित अंश की व्याख्या करने का मतलब यही होता है, ठीक है। इसके बाद अनायास और लघु प्राणी में कौन सा समास है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। सेम बच्चों यहाँ पर आपको सेम वही करना है। अगर आपको ऊपर वाला कठिन लग रहा है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको संदर्भ बिल्कुल सही लिखना होगा। अगर आपको पाठ का नाम पता होगा, लेखक का नाम बिल्कुल सही पता होगा, तो 100% आपको उस क्वेश्चन में पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो कॉपी चेक करते हैं बेसिक रूप से वो आपका संदर्भ ही कहीं ना कहीं वो चेक करते हैं। तो आपको अच्छे प्रकार से देखना होगा। सभी पाठ के लेखक के नाम आप तैयार करें, जितने आपके गद्य के हैं, जितने आपके पद्य के हैं, सभी को तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सेम आपका वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपका पद्यांश का हो गया। संदर्भ मतलब आपको पाठ का नाम और कवि का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। अगर आपने ये 2 चीज़ें सही लिखी तो आपको पूरे पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती है, बस आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट अथवा में रहेगा। सेम आपको उसी तरीके से यहाँ पर करना होता है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। निम्न प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया उसका नाम बताना है। फिर हेडिंग डालनी, हिंदी में अनुवाद, फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। जो भी आपको आसान लगे वो वाला यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपको श्लोक की व्याख्या करनी है। किसी एक श्लोक को मतलब कि यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। मतलब पद्यांश टाइप का वो आपको है, वो श्लोक ही समझो है। तो यहाँ पर आपको उसका संदर्भ लिखना है, फिर हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी आपको आसान लगे वो वाला यहाँ पर आपको करना होता है। इसके बाद आपको दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय का के बारे में आपको लिखना है। अथवा में कह रहा है कि लक्ष्मी का
स्वागत एकांकी का यहाँ पर आपको सारांश लिखना है। ठीक है, आपको 2 में से कोई करना है, पर ध्यान रखना कम से कम 2 पेज में तो आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके 25 का वाला करें दिए गए लेखक का जीवन परिचय लिखना, तो आपको जीवन परिचय कम से कम 2 पेज तक ही लिखना होगा। ठीक है, किसी एक लेखक का यहाँ पर आपको लिखना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पद्य में भी आपको लिखना होता है, किसी एक कवि का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, मतलब कि जो आपका इस प्रश्न पत्र पे ना आया वो आपको श्लोक लिखना है। कई बार बच्चे एक श्लोक याद करते हैं, वही श्लोक आ जाता है पेपर में, फिर आप नहीं लिख पाते, तो कम से कम आप 2 श्लोक तो याद करिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुहावरे हैं। अंगूर खट्टे होने का मतलब होता है कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई वो चीज़ नहीं मिली तो आप उसमें खटाक से गलतियाँ निकालना चालू कर दें। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। घड़ों पानी भरना, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक लज्जित होना, शर्मिंदा होना। खून खौलना, तो सभी को पता होगा खून खौलने का मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा आना, तो ये तो सभी को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, जो भी आपको आसान लगे वो वाला यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे वही वाला आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप हार्ड वाला करें। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट बनता है, घर के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने वाले प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। आपको प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना कि सर हमारे घर पे शादी है तो हमें छुट्टी चाहिए। अथवा में आप लिख सकते हैं, शहर में आपको सफाई हेतु आपको नगर अधिकारी को पत्र देना है कि महोदया कि हमारे नगर में लगातार गंदगी बढ़ रही, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसमें कई सारी बीमारियां देखने को मिली हैं। अगर आप जल्द से जल्द इसको साफ करवाएगा ताकि हमें एक उज्जवल और साफ सुथरा नगर की अपेक्षा हो सके। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप इनको याद करें, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ अगर आपको थोड़ी सी समझ है तो आप इन क्वेश्चनों को ना भी याद करेंगे तो भी आप लिख देंगे। बस आपको लिखने का ढंग पता होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसको आपको देखना कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं, ये बातें आप सीख लो तो फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर आप देना सीख जाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।